हाय गाइस, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। आज हम जिन्हें कवर करने जा रहे हैं उनका ऑनलाइन बिजनेस है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। उनका कॉन्सेप्ट है 2 मिनट्स ड्रैप साड़ी। ईशा डोरा लाइफ की फाउंडर नेहा टंडन के साथ आज हम बहुत सारी डिस्कशंस करने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉन्सेप्ट पे। तो डू वॉच इट एंड टेल मी आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस बारे में। हेलो नेहा, वेलकम टू माई शो स्टोरीज ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया है और आपके लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपका जो ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, दैट इज़ फॉर साड़ी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग टाइम आउट और मुझसे मिलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। आप तो हमको मतलब शायद पिछले 5 साल से जानते हैं और आई थिंक वो एक रूम से जो हमने स्टोर रूम से जो शुरू किया था, आई थिंक आप तो वाकिफ़ हैं उस पूरी जर्नी से। तो बट फिर भी थैंक यू सो मच। आई थिंक इस मंच पे बात करने का मौका मिल रहा है, सो थैंक यू। आपका ब्रांड नेम ईशा डोरा है, इसके पीछे का लॉजिक? जब मैंने ईसाडोरा लाइफ स्टार्ट किया था 2019 में, तो उस टाइम पे मेरे मन में ये था कि आई एम मेकिंग अ रेडी टू वेयर साड़ी। मैं चाह रही हूँ कि ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन इन दोनों का एक मिक्सचर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या आई वुड से कि मैं कोशिश कर रही हूँ दैट आई एम ट्राइंग टू गिव अ ट्रेडिशनल आउटफिट अ मॉडर्न ट्विस्ट। सो मुझे उसको एकदम से जैसे आम्रपाली हो गया या मतलब एकदम एथनिक नेम नहीं देना था, बिकॉज मैं चाहती थी कि इसकी एक ब्रांड रिकॉल जो हो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी हो, विच जेनजी भी आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा, मैं चाहती थी कि बट जो एसेंस है साड़ी का, जो साड़ी का एक एसेंस होता है, जो एक प्रोडक्ट, साड़ी इज रिलेटेड टू ग्रेस, एलिगेंस, ब्यूटी, फेमिनिटी, स्ट्रेंथ। मतलब एकदम छोटी सी साड़ी होती है और उसको छोटी सी साड़ी होती है और उसको आप बांधते हो और वो एक स्ट्रेंथ रहती है। तो इन चीज़ों को कैसे मैं मर्ज करूं? एक जगह फेमिनिटी, ग्रेस है, दूसरी जगह है आई एम ट्राइंग टू गिव इट अ मॉडर्न ट्विस्ट। हाउ डू आई मेक इट वर्क? तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। तो बहुत सारे नाम आए, शोभा, मतलब अलग अलग नाम आए। फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर, तो आई केम अक्रॉस दिस नेम कॉल्ड आइसिस। सो आइसिस इज नॉट दैट आइसिस, so let me clear. This is the Isis is the goddess of beauty, of strength, of femininity, of grace, and she's a Greek goddess. She's supposed to be the mother of Cleopatra and basically that. So Isadora is the daughter of Isis. Okay. So Isadora stands for beauty, grace, femininity, strength. So I was like, okay, this looks like a nice name. उसके बाद आपको एक D2C ब्रांड बनाना है, तो आपको उसका ब्रांड रिकॉल भी अच्छा रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस को उसको प्रोनाउंस करना ही ना आए या स्पेल करना ही ना आए। तो फिर दिस साउंडेड लाइक अ परफेक्ट नेम टू मी, ईसाडोरा, जिसका एक जेनेसिस है, एक एपिडेमियोलॉजी है, विच इज़ क्वाइट डीप। एट द सेम टाइम इट्स ईजी टू प्रोनाउंस। तो दैट्स हाउ इट केम। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम एंड डिफरेंट ऑल्सो। मतलब मैंने तो नहीं सुना है अभी तक में ऐसा कुछ। आपको ऑनलाइन, आपका बिजनेस पूरा ऑनलाइन है, राइट? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको ऑफलाइन जाना चाहिए? जैसे कि मार्केट यही करता है, ऑफलाइन स्टोर मोस्टली लोग डालते हैं, तो आपको क्यों लगा कि आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए? couple of reasons. One is that मेरी मतलब कहना चाहिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एज अ प्रोडक्ट स्टार्ट किया। दूसरा, रायपुर आज से 5 साल पहले मैप पे वहाँ नहीं था जहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के पॉपुलेशन को अपील करेगा इमीडिएटली। अभी धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। तो दैट वाज वन एस्पेक्ट। एंड सेकंड वाज दैट I do not come from fashion, I do not come from textile, I do not come from supply chain industry. मुझे डिसेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री शायद मैनेज करना नहीं आता।
और वो चैलेंज शायद मेरे साथ आज भी है। तो आज भी अगर मैं फुल स्केल फिजिकल ऑफलाइन स्टोर्स अक्रॉस इंडिया लॉन्च करूँगी तो विदाउट हायरिंग अ गुड सप्लाई चेन पर्सन विद नॉलेज ऑफ हाउ टू कीप इन्वेंट्री इन डिफरेंट स्टोर्स मैं नहीं कर पाऊँगी उसको, बिकॉज वो जो एक गेम है वो टोटली अलग टाइप का गेम हो जाता है। जब आपके पास 10 स्टोर्स हैं और 10 स्टोर्स में आप 100 करके 1000 इन्वेंट्री रख रहे हो, वो हर स्टोर की बाइंग हैबिट अलग है, हर स्टोर का जो डेमोग्राफी है वो अलग है, कौन सा पीस कहाँ चलेगा, कितना रखना है, कैसे रखना है, उसको सेंट्रली कैसे मेंटेन करना है, इज समथिंग विच आई डू नॉट नो हाउ टू डू। बट विद ऑनलाइन I was getting two things. One, access to a very large audience base. I was not limited to one particular geographical location. So to that extent, I wasn't taking a bet that this location में इतना population है. So that pressure was off me. And second thing was that there is centralized inventory. Whether the inventory is selling in Noida or in Bangalore or in Chennai, it doesn't matter. The warehouse is one. So optimization of cost. So these are my two reasons to go online. और what inspires you to start this? What was your thought? Okay, so I'll say that I'm an engineer, and then I did my investment banking. So I worked for several years in investment banking, doing mergers, acquisitions. फिर जयेश और मैं हम लोग काफ़ी साल पहले दुबई से यहाँ रिलोकेट हुए, और काफ़ी साल तक तो मैं मतलब काफ़ी टाइम तक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करती रही। फिर 2018 तक मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब मुझे कुछ करना है जो the city has been very kind to me, and मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं जनरेट कर सकूँ कुछ वैल्यू यहाँ के लिए। तो वन वॉज कि मैं इसेडोरा ब्रांड यहाँ पे लॉन्च करती और सारा का सारा मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्ट ये वो सब आउटसोर्स कर देती Tier 1 cities में, और यहाँ पे बैठी रहती। Other option was to create business out of the grassroots in Raipur. Basically, जितने भी हमारे पास local resources हैं, be it the tailors, be it the production team, the non-production team, the content, everything. I said कि इसको धीरे धीरे हम काम करेंगे तो mature हो जाएगा. I'm sure बॉम्बे के लोगों को भी शुरू से सब कुछ नहीं आता था. वहाँ पे opportunity create हुई, लोगों ने काम करना शुरू किया, and धीरे धीरे it emerged as a hub. And I'm sure that is something which can be replicated. So that was my thought process, and that is what inspired me to start in Raipur. What inspired me to start Isadora or ready to wear sari as such is I come from a Punjabi household where dollops of butter dominate our morning breakfast, so that definitely goes to our waistline. So I belong to a family like that, and so what happens is you don't find clothes that fit you very well. Even though there are so many people who are veering towards the plus size, and there is a dire need for inclusivity, we do not have as many brands today. So I used to take my mom for shopping, especially in Raipur malls and everywhere. And मम्मी कुछ भी देखती थी तो she would be like, आप ले लो अपने लिए, मैं सिलवा लूँगी, मुझे नहीं आएगा फिट। हाँ, मैं सिलवा लूँगी। So this, तो मुझे ऐसा लगता था कि instead of cheering her up, what I'm doing is I'm embarrassing her. I am not making shopping a delightful experience for her. And this stayed in my mind, and this is not something which is new, or it came to me one moment, voila, eureka, I had this idea. No, it didn't happen. It was a gradual thing which happened over a number of years. So that's when I was like, I need to do something about it. But I do not come from tailoring, fashion designing industry. So I saw a latent need in saris. So this understanding and this thing which I felt that the market is screaming out for inclusivity. Then I had to wear sari very, very often because I moved to Raipur. And third was convenience. So I was like, साड़ी से ज़्यादा इंक्लूसिव गारमेंट मैंने नहीं देखा है अपनी लाइफ में। मतलब मैंने कोई अगली लेडी नहीं देखी जो साड़ी पहने हुए हो। ओके, ये एनामली है, मतलब ऐसा होता नहीं है।
So it's like, so why don't I merge these things together? And that's how the flagship product was born. And the idea behind it, that's where it basically came from. ओके, तो और साड़ी ऐसी भी चीज़ है जो हर शेप एंड साइज एग्जैक्टली साड़ी कवर कर लेती है। साड़ी एक 4 फीट 9 इंचेस लेडी के लिए भी है, एक 6 फीट के लिए भी है, एक कोई पेटीट है उसके लिए भी है, एक कोई प्लस साइज, और हर कोई सुंदर दिखता है उसमें, राइट? तो इससे ज़्यादा इंक्लूसिव गारमेंट नहीं है, बट it is perhaps not in line with the times that we are living in. We are living in with the times where everything is instant. So what if इसको थोड़ा सा एक contemporary twist दे दिया जाए, इसको आसान कर दिया जाए, तो शायद ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर पाएंगे इसको। आपने अपने इस प्रोजेक्ट से पहले आपने सुना था कभी ऐसा ये कॉन्सेप्ट? नहीं, मैं बहुत ढूंढ रही थी अपने लिए। अच्छा। मैं बहुत ही उसको सर्च कर रही थी गूगल पे, मिंत्रा पे, इधर उधर, तो मुझे 2-3 मिली थी जिनको रेडी टू वेयर बोल लो, मैजिक साड़ी बोल लो, इंस्टेंट साड़ी, जो भी ऐसी मिली थी, बट ज़्यादातर वो लाइक्रा फैब्रिक की, वो पार्टी वेयर टाइप की थी। देवर नोबडी वाज थिंकिंग दैट लेट अस make it look a normal sari. It doesn't have to be a party wear, it doesn't have to be all that, it has to be a normal sari which looks like a normal sari but is actually ready to wear. And if men can do it so successfully with the dhoti, then why can't women do it? Exactly. आपका जब ये आपके माइंड में इतना सारा कुछ आ गया, तो आपने जब इसको स्टार्ट किया होगा तो आपको चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़े होंगे। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इस नॉलेज, इस इंडस्ट्री का बिल्कुल ABCD भी नहीं पता था। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था मेरा, तो मैं किसी भी वेंडर को नहीं जानती थी, किसी भी वीवर को नहीं जानती थी, किसी होलसेलर को नहीं जानती थी। तो वो प्रोक्योर कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसके बाद फिर मेरा कोई फैशन डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो डिज़ाइन कैसे करना है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि मैं 1-2-3 फैशन डिज़ाइनर्स को हायर कर लूँ और उनको कॉन्सेप्ट दूँ और फिर वो डिज़ाइन करें। आई डिडंट हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, एंड आई गेस इवन इफ आई हैड दोज रिसोर्सेज आई वुड नो हाउ टू यूज़ देम। देन टेलर्स मैंने क्विकर जॉब्स पे जाके आई हैड हायर्ड, तो दैट वाज माय फर्स्ट हर्डल। फिर सेकंड हर्डल वाज कि जिनको मैंने हायर किया उनको मैं ड्रॉ करके उनको प्रोडक्ट कैसे समझाऊं। फिर उस प्रोडक्ट को ओनली इन ऑल दीज चैलेंजेस आई थिंक देयर वाज जस्ट वन सनशाइन विच इज़, आई एम एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, तो मैंने RCC फ्रेम स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रखी हैं पास्ट में। तो मेरे दिमाग में बस ये था कि जब कॉन्सेप्ट तो 2 ही होते हैं, कंप्रेशन और टेंशन, उसी के आजू बाजू सारा डिज़ाइन घूमता है, ठीक है? तो और उसी को फिर आप ब्यूटिफाई करते रहते हो। तो RCC कंक्रीट अलग तरीके से बिहेव करता है क्योंकि वो एक अलग मटेरियल है, ठीक है? कपड़ा अलग तरह से बिहेव करता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो आई एक्चुअली यूज दोज कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन समथिंग ऑन पेपर। ओके। एंड फ्रॉम देयर देन सेकेंड थिंग विच वॉज देयर वॉज, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग M&A कर रखा था, तो स्ट्रेटेजी बहुत देख रखी थी, मतलब एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो जब भी आप सोचते हो तो आपको थोड़ा सा बड़ा सोचने को आपको इंस्पायर किया जाता है M&A में, आपके मतलब सीनियर्स और मेंटर्स। तो मेरे को ये था कि मुझे एक साड़ी नहीं बनानी है, मेरे को बुटीक नहीं चालू करना है, क्योंकि मेरा वो ना मेरी वैसी पर्सनैलिटी है ना मेरा वैसा ओरिएंटेशन है। मुझे दिन में 100 साड़ी बना सकें और 100 का 100 साड़ी का क्वालिटी एक जैसा हो, वैसा कुछ बनाना है। इसका मतलब है मुझे प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है, मेरे को प्रोसेस प्रोटोकॉल्स बनाने की ज़रूरत है, मेरे को क्वालिटी चेकलिस्ट बनाने की ज़रूरत है। तो इन ये चीज़ों को फिर मतलब कहना चाहिए कि सिस्टम में लाके और काम करना। तो पहले प्रोडक्ट तो बन गया, एक प्रोडक्ट, एक साड़ी बना लेते हो आप 2 दिन लगा के, बट अब वो एक ही साड़ी 10 अलग अलग लोग सेम तरीके से बनाए, पता नहीं चले कि इसने बनाई है या इसने बनाई है, और क्वालिटी परफेक्ट हो,
एक कुछ measurable metrics हो, तो फिर the people that I was hiring were semi-educated people or people coming from informal educational backgrounds. तो उनको चेकलिस्ट को फॉलो कैसे करना है, प्रोटोकॉल को फॉलो कैसे करना है, स्टैंडर्डाइजेशन को कैसे फॉलो करना है, ओके, एंड इतना आधा इंच इधर उधर कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरे प्रोटोकॉल को प्रॉब्लम होगी. तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे आदत डलवानी है कि एक प्रोसेस के हिसाब से काम करना है. एक चेकलिस्ट है तो हर प्रोसेस के बाद फ्लोर मैनेजर विल चेक योर प्रोडक्ट, अप्रूव इट, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. तो वो जो था ना, वो इम्प्लीमेंट करना मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था पहले 6 महीने में. अच्छा, मतलब प्रोडक्ट बनाने से भी बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाऊँ. और इसको मतलब शुरू में ऐसा होता था कि मैं स्टॉप वॉच खरीदी थी, कि स्टॉप वॉच चालू करती थी और मैं बोलती थी प्लेट बनाओ, देखें कितने सेकंड में बनाते हो, देखो कितने मिनट में बनाते हो. तो और फिर उसको इस तरह से आई हैड टू ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट पीसेस एंड गिव इट टू देम एंड से यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा. सो दे वर आल्सो गेटिंग एग्जैस्परेटेड विद मी कि ये पागल हो गई है, यू नो, एक साड़ी बनाने के लिए इतना फालतू साइंस कर रही है. बट मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे एक नहीं बनानी है, मुझे दिन में 100 बनानी है. तो मुझे किस लेवल के प्रोसेस मैच्योरिटी चाहिए. तो वो वॉज माई वन ऑफ द इनिशियली फर्स्ट challenges that I faced. और आपको इससे कितना टाइम लगा कवर अप करके प्रॉपर पैटर्न में आने में? 6 महीने लगे मेरे को, मेरी टीम जो थी उसको ट्रेन करने में. और मतलब कहना चाहिए एक वहाँ एक उनको फॉर देम टू इंटरनलाइज अ सिस्टम, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देम. 6 महीने लगे मेरे को. और जब भी आप लोगों को हायर करते होंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ पाते थे? नहीं, अभी भी नहीं समझ पाते. सो व्हाट आई डू इज so as I said that how should I say, the objective was to build an organization which is truly based out of Raipur. Okay, which means you're working with local talent with all their advantages and disadvantages that come together. So advantages that they are very motivated and hungry for work. Disadvantages that they may not have the formal training skills, skill set that you may require. So what I do is I hire people and I give them depending on their capability, I start them with small basic tasks, which for the first 5 days it will on the first day it will take you 3 hours to do that one simple task. Then second week onwards you'll do it in half an hour, and third week onwards you'll start doing it in 5 minutes. Then depending on their ability, on their capability, on their ability to grasp, I give them more and more complex tasks and they move up the value chain. So that is how. So even today a person पहले 3 महीने तो उसको पता ही नहीं होता कि वो जो काम कर रही है वो आखिर में जैसे कहाँ जाके फिट होता है. उसको 2 महीने लगते हैं वो पूरा समझने में. ओके, तो मतलब बेसिकली ट्रेनिंग्स भी आप खुद ही अपने हाथ से प्रोवाइड करते हो. ओके, आपकी लाइफ, आपके इस बिजनेस में लाइक कौन सा आपको ऐसा लगता है कि टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको लगा होगा कि हाँ मैं ये चाहती थी और ये हो रहा है अब? नहीं, चाहती तो मैं और भी बहुत कुछ हूँ और मुझे नहीं लगता है कि हम अभी 50% भी वहाँ पे हैं. आई डोंट थिंक वी आर देयर. देयर इज आई मीन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सो लॉट्स टू डू. बट फर्स्ट 1000 ऑर्डर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा जो अजम्पशन था या हाइपोथेसिस था दैट देयर इज अ लेटेंट डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट, I could see that happening. Now the question was what price point, what variety, and what frequency. That was the next question for me. But yes, after delivering first 1000 products, I somewhere started feeling that okay, this can be a business model. It doesn't have to be an experiment. True. आपको मार्केट में कॉम्पिटिशन्स अब लगते होंगे बिकॉज अब पिछले कुछ टाइम से ड्रैप साड़ीज, प्री ड्रैप साड़ीज काफ़ी सारी आ गई हैं मार्केट में. तो वो कंपटीशन
आपको रहता है आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव लेवल रहता है, या आपको ऐसा लगता है कि वो अपना कर रहे हैं मैं अपना कर रही हूँ? नहीं नहीं, दो चीज़ें होती हैं. एक होता है कि एम आई कम्पीटिंग विद एनीबडी इन द मार्केट, एंड मेरा सो this is a very nuanced question that you asked me. So there are two types of way competition. One is strategic competition and one is tactical competition. So tactical competition is sales, market share. I am of course competing on the war footing. I want to take away all their customers. Okay, and I will do everything possible to have all the market share in the country or in the world. So that definitely is part of me, which we are definitely trying to every day to prove that we are better than other brands. How are we better? We are flexible sizing this. We are very, very conscious about customer service, everything. So that is tactical, where of course we are competing, because revenue, customer ka wallet size to itna hi hai, so either you take that share or someone else takes it. But on a strategic level, no, I'm not competing with anybody. I'm just doing what I think my customers want. Nice one. Content creations, आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो So this was the second challenge, and in fact that was what in the initial first 1 year मैं बड़ी परेशान हो गई थी. फोटोग्राफर्स थोड़े अलग टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके साथ काम करना मुझे आता नहीं था उस टाइम पे. और दूसरी चीज़ ये होती थी कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स उनको दे देती थी, उसके बाद मुझे एडिट होके प्रोडक्ट्स आने में मेरे 20-25 दिन 1 महीना लग जाता था. तो the anxiety that I had as a founder was कि 30 days तक ये प्रोडक्ट मेरे वेयरहाउस में पड़ा है, बट ये मेरे वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है. मतलब 30 days का मेरा डेड स्टॉक है, एंड इफ इट्स नॉट विजिबल टू द कस्टमर इट कांट सेल. तो वो एक चीज़ थी जो वॉज कीपिंग मी अप एट नाइट. आई वॉज लाइक, how do I grow out of this? What do I do to make this happen? And then thankfully a couple of young girls, they joined my team who were very savvy with Instagram and YouTube and all that. So then they started making some small content in-house, and then we gradually understood that I think having a content team in-house is a great idea. First of all, you can do as many retakes as possible. The turnaround is faster. And third and most important thing is their affinity to the brand is very high. Because they're working in your office, their how should I say, they understand the brand, they understand the brand ethos, and that leads to superior quality. आपको अपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या है ऐसा जो एक्साइट करता है? Delighting the customer with something which you have sent, and she's happy, she sends you a picture or she sends you a little bit of her love, and so that kind of gives me that kind of spring which I'd go up like that. Okay, जैसे आपका ऑनलाइन बिजनेस है, लाइक इट्स अ 24-hour जॉब I guess, because मैं as a online buyer, I'm a online buyer. I buy my all clothes or most of the things from last 5 years. I'm doing it online only. So मैं तो रात में फ्री होती हूँ, तो I usually place my order in nights only. तो how you manage this like 24 hours? Yeah, so right now, so that is actually not so much of a challenge because website is live, the orders are coming, so you see those orders in morning only. As far as customer service is concerned, we are we don't have to reply to customers in real time. Sari is not an emergency. So, but yes, we are working 12 hours, 13 hours a day kind of shifts that we do on social media and our other lines of communication. But apart from that, we don't have, so no, except for maybe medical services or something, I don't think there is that pressure of having to reply at middle of the night to a customer also, unless you're operating in multiple time zones.
थैंकफुली अभी तक हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं आया है, बिकॉज हम सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. बट अभी जो हमने एक्टिविटीज़ किए हैं पिछले 2 महीनों में, उसके बाद से आई गेस वी विल हैव टू हैव अ 24-hour कॉल सेंटर, बिकॉज देन वी विल बिगिन ऑपरेटिंग इन मल्टीपल टाइम जोन्स. और डू यू रिमेंबर कि आपने फर्स्ट जो साड़ी, अपनी फर्स्ट एवर साड़ी रेडी की होगी, वो आपने किसके लिए की थी? There was a customer, Miss Suchitra. I won't take full name because I haven't taken her permission. She's based out of Gadag in Karnataka. So we made her first sari. और जब आपने स्टार्ट किया था बिजनेस, फ्रॉम दैट टाइम ओनली आपने अपना वेबसाइट बना लिया हाँ, था? हाँ. मतलब इनिशियली आप अपनी वेबसाइट से ही Yes, काम कर रहे थे? हाँ. हाँ, मैंने क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो अपना पूछा था वो इसलिए पूछा था क्योंकि देयर आर सो मेनी इंस्टाग्राम पेजेस हु आर डीलिंग लाइक विदाउट वेबसाइट ना, तो उनके साथ वैसा वाला जोन रहता है ना हमारा कि हम उनको रिप्लाई, हम उनसे एज अ क्लाइंट हम उनसे इंटरेक्ट कभी भी कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाई मैंने आपसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था. हमारा रात के 10-11 बजे तक हेल्पलाइन रहता है, बट बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन एन इंडियन मार्केट, आई गेस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग कि रात के 3 बजे आप सवाल पूछोगे हमारे ईमेल हेल्पलाइन पे, तो आपको 4 बजे जवाब नहीं मिलेगा, आपको सुबह 9 बजे मिलेगा. आपको इतनी सारी रूटीन में इतना जो आप करते हो, इतना सब कुछ, उसमें अपने आप को फोकस्ड और बैलेंस रख लेते हो? नहीं नहीं, फोकस्ड रख लेते हैं, बैलेंस ज़रूरी नहीं है, फोकस तो रख लेते हैं. सो I will not say that I'm very good with compartmentalization of my brain. No, I'm not. Things spill over from one department to another for me. But focus तो आप कर लेते हो from one task at hand or one small area that you've taken decide. So, but balance नहीं, बैलेंस पूरी तरीके से कभी नहीं हो पाता है. सो वन डे कंटेंट विल डोमिनेट योर एंटायर डे एंड योर अटेंशन, सेकेंड डे इन्वेंट्री विल, थर्ड डे समथिंग एल्स विल. सो बट देन how do you put it, there is madness, there is a method in the madness. Exactly. So then there is one method which comes through eventually, but I won't call it a fully balanced life. There are times when it's very crazy, sometimes it's like right now it's very crazy because it's season time. In December it will become very quiet. Okay, आपको नहीं लगता, मतलब जो बैलेंस वाली बात मैंने अभी आपको बोली, मैं इसलिए ये पूछ रही थी क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन स्टोरीज ऑफ इंडिया. तो ऐसा होता है ना कि हम अपने खुद के ब्रांड में जब काम करते हैं तो हमारा दिमाग कभी भी चलने लगता. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं किसी भी टाइम पे, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हाँ मुझे मतलब इसका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि क्या होगा आगे, The world is falling apart. हाँ, मैंने क्यों किया इतना सब कुछ, इसका रिजल्ट क्या है, ये आगे कितना जा पाएगा, नहीं जा पाएगा. Oh yes, those highs and lows, absolutely part of every entrepreneur's life. तो आप फिर अपने आप को कैसे कोप अप करके निकालते हो उस चीज से, खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? It's an exquisite misery which you live through and you love, enjoy over a period of time. I would just say that. Be poetic about it, I guess. आप अब झेलते हो और क्या करते हो. सीरियसली बाहर ये बोलूँ मैं कि मैं एक्सरसाइज करने निकल जाती हूँ, मेरे डॉग के साथ घूमने निकल जाती हूँ, तो एंग्जाइटी कम हो जाती है, या कभी कभी डिस्पेयर कम हो जाता है, तो वो नहीं होता है. दोज हाईज एंड लोज आर पार्ट ऑफ द लाइफ दैट यू साइंड अप फॉर. आपके भी साथ ऐसा होता होगा ना कि कभी कभी आपको लगता होगा कि आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं करना है. यस एज अ सिंगल फाउंडर ये बहुत बहुत कॉमन है. और मुझे लगता है कि मैंने पिछले 5 साल से जो मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ एक को फाउंडर होते तो शायद मैं और डबल रेट पे ग्रो कर पाती. एग्जैक्टली फॉर दिस वन रीज़न. देयर आर टाइम्स व्हेन इट इज़ सो डार्क that you don't want to get out of the bed. You just want to hide, you want to put your phone on do not disturb and everything, and you want to, but आपको पता है आप नहीं जाओगे तो काम रुक जाएगा. So आप ड्रैग करके अपने आप को लेके जाते हो, तो ऑफ कोर्स जब आप अपने आप को ड्रैग करके कहीं लेके जाते हो, यू नॉट टोटली देयर, बट वो होता है. मतलब कभी कभी
आप सुबह उठते हो तो आपको ऐसा लगता है द वर्ल्ड इज एट योर फीट, एंड सब कभी कभी आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि व्हाट द हेल, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट एंड यू वांट टू हाइड. सो yes, that is no, that happens, but and that one way of mitigating this is to have a co-founder with you. So times when you are feeling down, you take time to come out of it and let that other person run. आप अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर अब कभी ऐसा थॉट आता है कि अब अगर मैंने ये फिर से शुरू किया तो अब मैं क्या क्या डिफरेंट करूँगी या कर सकती हूँ, या मैं जो मैंने पास्ट में किया वो मैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकती थी? एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद मैंने मिस की थी. स्टार्टअप कभी भी आप जब स्टार्ट करते हो, कोई भी, भले ही वो D2C हो या B2B हो, कोई भी हो, आज के मार्केट में मतलब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो. शायद मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी. I wanted to do it, I wanted to make a difference, but was I totally clear about my path? So there are two ways why you make a startup. One is to make a lifestyle business out of it, where you enjoy the work that you're doing and eventually hope that it becomes a sustainable business and something which you don't mind doing every day for the rest of your life. Second is you build it for valuation, to create wealth. And insane wealth, not insane, disproportionate wealth. I wasn't clear. I was somewhere in the middle. It doesn't work like that. It doesn't work like that. So I started it because I wanted it, but there was a commercial angle which I knew there was a scale to it. So I think if you have, as a founder, if you have crystal clarity about what is your motivation to start it, then I think your journey becomes far more enjoyable, and a lot of that anxiety which comes to us founders on and off, I think उस anxiety का वो जो frequency और magnitude है वो काफ़ी कम हो सकता है. ऑफ कैमरा भी हम जब बैठे थे, हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे भी सेम क्वेश्चन पूछा था ना कि व्हाट इज व्हाई यू डूइंग दिस. जो मैंने आपको जवाब दिए, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या आपको वो मेरे जवाब से आपको ऐसा लगा कि मैं क्लियर हूँ? हाँ, मुझे ऐसा लगा because you wanted to make a difference, you wanted to move in a certain way, and I guess you're doing just fine. I mean, you're having a good time. Because you are doing it from so long, so I'm just अभी शुरू हुआ है सब कुछ. Absolutely, you look like having a ball. तो मुझे ऐसा लगता है कि it's my pleasure कि मैं आपसे ये चीज़ पूछ पा रही हूँ कि जो आपको जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी आपको मुझ में दिखती है कि नहीं. Absolutely. थैंक यू सो मच. ओके, आपके फॉर होल बिजनेस आपको बहुत लोगों ने एडवाइस दिया होगा, ऐसे थे लोग जो अपना दिमाग देते थे एक्स्ट्रा? बहुत सारे आज भी देते. तो ऐसा हुआ है कभी कि किसी का दिमाग सच में काम आया हो आपके? हाँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारा काम आता रहता है. कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है तो आप सोचते उस टाइम पे आप being one thing about being an entrepreneur and a founder is आप में ना कभी कभी अनफाउंडेड बोल दो या अनजस्टिफाइड एरोगेंस होता है. ठीक है, उसके बिना धंधा नहीं बना सकते. राइट, यू हैव टू थिंक ओनली आई कैन डू इट. वो एक कहीं ना कहीं दैट मोटिवेट्स यू टू बिगिन विद, बट कभी कभी वो बैकफायर भी करता है बिकॉज आप लोगों की सुनना बंद कर देते हो. तो और हमेशा आप जैसा कर रहे हो आपको वही ठीक लगता है, तो दूसरा आदमी आके बोलता है इसको ऐसा क्यों, ऐसा नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम तो लगता है इसको कुछ पता नहीं है. बट फिर बाद में अगर आप उसको सचमुच सोचते हो, मंथन करते हो उसके बारे में, तो बहुत सी बात देयर आर नगेट्स ऑफ विजडम विच आई गेट. सो I think a lot of them that why don't you try and create a line like this, why are you sourcing from here, and I would have ready answers. ये problem है, ये problem है, ये problem है. But instead of, so मेरा सबसे बड़ा learning शायद इसमें से ये है कि आज
मे बी 5 साल पहले मैं सुनती थी, मुझे ठीक नहीं लगता था, मैं आगे बढ़ जाती थी, बट मेरे में अब वो एक ह्यूमिलिटी आ गई है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है और उस टाइम पे आपको वो कितना भी स्टूपिड लग रहा है, आप सुन लो, सुनो और उसको कंसिडरेशन दो, unless it's totally crazy, right? Somebody says go and sell sarees on Venus or Mars, I will say कि भाई इस जन्म में नहीं होगा. But apart from that, anything that person is saying and you think that person is coming from a good place, then listen to that person and contemplate about it. तो मुझे लगता है अगर आप बोलोगे कि क्या अगर चेंज आया है, तो मुझे ये समझ में आया है कि सुनना चाहिए और सोचना चाहिए उसके बारे में, अगर आपको लगता है सामने वाला coming from a good place. ऐसी कोई एक चीज़ है आपके माइंड में जो आपको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं उनको पता होनी चाहिए? हाँ, ऑनलाइन बिजनेस लोगों को लगता है कि बहुत इजी है. ऑनलाइन बिजनेस लोगों को लगता है कि दुकान की ज़रूरत नहीं है, रेंटल की ज़रूरत नहीं है, माल नहीं रखने की ज़रूरत है, आप चला लेते हो आराम से, जो मैं भी सोचती थी. मैं नहीं, आई एम नॉट different from the ordinary, but online businesses as of today are more expensive to run than an offline business. The reality is actually the opposite. I can relate it and understand it. They are more expensive. The cost of operations of online business is higher than cost of operations of an offline business. और आपको ऐसा भी लगता है, जैसा मुझे ऐसा बहुत बार लगता है कि वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन थिंग्स, ऑनलाइन हम कर रहे हैं सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस में बाय डिफ़ॉल्ट लोगों के अंदर पेशेंस रहता है. मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई स्टोर ओपन करते कुछ, तभी भी हमें नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ, बट स्टिल हमारे माइंड में रहता है कि हाँ हमको आगे चल के क्लाइंट्स आएंगे, हमें बिजनेस मिलेगा, ये होगा. बट ऑनलाइन भी सेम है, बट अभी भी लोगों के माइंड में ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाला बहुत बड़ा डिफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है. Are you asking this from the standpoint of the customer or from the standpoint of the owner? दोनों की ही तरफ से मुझे ऐसा लगता है. ऑफलाइन में ना कस्टमर थोड़ा ठंडा रहता है, बात कर मतलब एकदम से लड़ाई नहीं करने लगेगा, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर हाई होता है. उसको दुकान दिख रही है, उसको बंदा दिख रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, उसको पता है कि मेरी एक साड़ी के लिए वो दुकान बंद करके नहीं भाग जाएगा, या मेरे एक प्रोडक्ट के लिए. ऑनलाइन में आप, it's a nameless, faceless entity with which you are dealing with and giving your hard-earned money to. तो थोड़ा सा भी ब्लिप होता है या आपके एक्सपेक्टेशन के लाइन में नहीं होती है चीज़, तो आपका एंटेना ऊपर चला जाता है. हाँ, इन सब चीज़ों में फ्रॉड भी काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा, एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया, इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स इन इंडिया, एंड दैट हैज़ अनफॉर्चुनेटली increased the cost of business for everybody. Today the customer also means is happier paying prepaid. प्रीपेड वो खुश है प्रीपेड पे करके, उसके लिए भी इजी है, बट वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करता है. तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत सारे कहना चाहिए आप उनको डिसऑनेस्ट बोल लो या लैक ऑफ इंटेग्रिटी बोल लो, या जो भी टाइप के जो वेंडर्स होते हैं, तो उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ बिजनेस पूरे मार्केट के लिए बढ़ जाता है, बिकॉज आप फिर किसी पे नहीं करते. दैट इज द रीजन वाई आप देखेंगे कि अमेजोन, मिंत्रा पे लोग करते हैं ट्रस्ट. आप मिंत्रा बैलेंस में रख लेते हो पैसा, अमेजोन पे बैलेंस में रख लेते हो, बोलते हो मुझे रिटर्न मत करो. है आपके साथ ऐसा हुआ है लाइक कि आपने कभी कोई सामान डिस्पैच किया हो बट क्लाइंट ने वहाँ से रिजेक्ट कर दिया हो कि मतलब इट्स डिफेक्टिव और समथिंग लाइक दैट? सी, एक्सपेक्टेशन and reality mismatch is a reality of online product industry where no matter how hard you try, there will always be some difference between the fabric or between the product when you take it in hand versus how it looks on camera. Okay, so sometimes
that gap will always be there. And there have been times when the customer has said it's not looking same, or there have been times when customer is saying I thought it will look nice on me, but it's not looking good on me, this color is too loud, or whatever. It could be myriad of things. So in there is only one way to mitigate it, is that you offer easy returns to the customer. Where you say you don't feel satisfied with the product, don't feel forced to keep it with you. Return it to us. Either take an exchange or take a refund, depending on we have certain terms and conditions because so around it. But typically the bottom line is that if you are not happy with the product, then you are not stuck with the product. So that confidence helps you stay afloat, and I think that we were one of the only brands in India who offered this service in 2019 in ready to wear, because they called it customized sari, and we said no, ready to wear sari is just like buying a shirt or a kurta. It has to be as mainstream as that, and every facility that comes with buying a shirt should come with this. So ट्रू. आपने अपने ब्रांड के बारे में यही सोचा है कि छत्तीसगढ़ में ही रखने का, या इंडिया में रहे, पूरी इंडिया में, या इंटरनेशनल लेवल तक आपको जाने का ऐसा माइंड में कभी आया? So recently, just in the month of August, हमारी कंपनी मर्ज हो गई है शोभितम ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ. तो शोभितम जो है वो मतलब इंडियन एथनिक वेयर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब दे हैव सर्व्ड मोर देन half a million customers so far. And they are representing Indian artisans, weavers, and the weaves from different parts of the country, small states, on an international platform. So हमारा actually merger हो गया है August में. So now we are part of Shobhitam Group. So that is basically for us a stepping stone to the world outside India. Do you ever feel कि आपको ऑफलाइन स्टोर अप डालना चाहिए? We are already present offline. We have 4 stores with Avantra Reliance, which is a multi-brand retail format store. So we are already in Bangalore, Bombay, Chennai and Hyderabad. Nice. आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इतनी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस की हैं, कॉन्सेप्ट को लेके लोगों के माइंड में और रहती हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस डिलेमा में रहते हैं कि पता नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट. तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया और इतने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन की हम लोगों को बताई आपने. एंड आई विश यू कि आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और इंटरनेशनल लेवल पे हम आपको भी देखें. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Thank you. Thanks a lot. Thank you.